अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम राना ज़ुबैर अहमद है और आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। आज हमारा पहला लेक्चर है और ये लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली टू वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, बेस करता है। एक फाइनेंशियल और सेकंड वर्ड है मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वर्ड्स को फोकस करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि ये वर्ड्स हैं क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो लफ्ज़ फाइनेंशियल है ये ड्राइव हुआ फाइनेंस से। अच्छा, और दूसरा जो मैनेजमेंट है वो वर्ड उसका मतलब है कि कंट्रोलिंग करना, प्लानिंग करना, डिसीजन करना। फाइनेंशियल का ताल्लुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है। बेसिकली जिस सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो इसके लफ्ज़ों को समझना, इसका मीनिंग, इसका स्कोप ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली कम्बिनेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट का। तो ये दो कीवर्ड्स अपने आप जहन में रखेंगे कि ये बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट का कम्बिनेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ताल्लुक होता है वो पास्ट ट्रांजैक्शन से होता है कि जो काम हो चुका है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जर्नल बनता है, लेजर बनता है, उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फिर ड्राइव होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वहाँ से बैलेंस शीट बनती है। जबकि मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग होती है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जाती है, यहाँ फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, जिसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना और वहाँ से क्या रिटर्न्स हमें आएगा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये फाइनेंशियल मैनेजर कर रहा होता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमने कंक्लूड ये की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ताल्लुक पास की ट्रांजैक्शन से होता है, वो जस्ट रिकॉर्डिंग होती है, बुक कीपिंग होती है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ताल्लुक फ्यूचर से होता है, फ्यूचर प्लानिंग से होता है कि हमने उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमने कब किस मौके पे। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि राइट टाइम, राइट डिसीजन और राइट इन्वेस्टमेंट। अब वो ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं इनको कौन मैयर कर रहा होता है, इनको मैयर कर रहा होता है फाइनेंशियल मैनेजर। उसे पता होता है कि मैंने किस वक्त कितना पैसा किस जगह इन्वेस्ट करना। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो पैसे के बगैर चल सके, एग्जीक्यूट हो सके। तो बिजनेस के लिए फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ थोड़ा सा एक स्लाइटली सा फ़र्क आपको समझना चाहिए कि फाइनेंस में और मनी में क्या फ़र्क है। मनी का मतलब पैसा है, आइडियल फंड है, जो कि आपके पॉकेट में अगर पैसे पड़े तो वो मनी है। हाँ, अगर वो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उससे मज़ीद अर्न करना चाह रहे हैं तो वो फाइनेंस कहलाएगा। मतलब फाइनेंस से मुराद ऐसा पैसा जो मज़ीद पैसा कमाने का सबब बने, वजह बने, जो प्रॉफिट दे, रिटर्न दे। अब बाज़ औक़ात जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको पैसा चाहिए होता है अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, तो वो लोनिंग करते हैं। अब फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है कि हमने किस रेट पे लोन लेना है और जब उस पैसे से हमने जो प्रोडक्शन करनी है उसकी कॉस्ट क्या होगी, उस पर हमने प्रॉफिट क्या अर्न करना है, ताकि उस प्रॉफिट में से हम बैंक को जो लोन हमने लिया है उसको भी एडजस्ट करो, हम कुछ अर्न कर लें और बिजनेस एक्टिविटी चलती रहे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की खूबसूरती ये है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको मंथली भी करनी पड़ती है, ईयरली भी करनी पड़ती है, क्वार्टरली भी करनी पड़ती है, वीकली भी करनी पड़ती है, डेली भी करनी पड़ती है। तो डेली डिसीजन भी होता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें तो वहाँ पे जो लोग शेयर्स बाय और सेल कर रहे होते हैं तो डेली प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस कंपनी का शेयर लो रेट पे है, इसको मैं बाय कर लूँ और चंद घंटों बाद अगर ये इसका ट्रेंड ऊपर जाता है तो मैं उसको सेल करके उस पर अर्न कर लूँ। तो हम आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन विदाउट फाइनेंस। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि दुनिया में कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जो पैसे के बगैर हो सके। इवन दो अगर आप कहते हैं कि हमने सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज के लिए भी आपको कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई लायर है तो डेफिनेटली उसको अपने लॉ की बुक्स भी चाहिए, उसको मुकदमा लड़ने के लिए उसने केस की फ़ोटो कॉपीज़ भी करानी है तो वहाँ भी पैसा इन्वॉल्व है। उसने ऑफिस बनाना है, कुछ चैम्बर बनाना है, वहाँ टेबल भी चाहिए, मेज़ भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए। तो उसको अपने इस सर्विसेज के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत है चलाने के लिए। इसी तरह डॉक्टर है, उसको अपना डेंटल लैब बनानी है, डेंटल चेयर चाहिए, उसको बाकी इक्विपमेंट चाहिए। तो लिहाजा कोई भी बिजनेस जो है वो फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता। सेकंड,
finance is the lifeblood of business. A business cannot even be started without finance. Just third one, every kind of business organization where it is a small, medium or big need finance. चाहे किसी भी साइज की कंपनी हो, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। हम फर्दर लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ होती हैं, जिसमें नंबर 1 है सोल प्रोप्राइटर, नंबर 2 पार्टनर्स, फिर लिमिटेड कंपनी जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अमेरिकन या जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होता है LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। तो ये मुख्तलिफ एंटिटीज़ होती हैं। हमारे अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हर शोबे में और हर स्टेज पे हर एंटिटी को, चाहे उसका साइज छोटा है, मीडियम है या लार्ज है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटीज रिक्वायर्स फाइनेंस। जैसे कि हम डिस्कस किया, दे अराइजेज द नीड्स ऑफ अरेंजिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंस इन द बिजनेस। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ इन डिटेल। Financial management is concerned with the acquisition of funds and their optimum utilization. It is all about acquiring funds, minimum cost, and generate optimum return by the optimum utilization. Funds required to meet financial aspect of business activity. जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ये काम किसका होता है, ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि मैंने कब किस मौके पे कितना पैसा लगाना है। अगर मेरे पास फिनांस की शॉर्टेज है तो मैंने लोन किस तरह लेके अपने फिनांस की नीड को पूरा करना है और उसको अर्न करके, और मैंने अपना लोन भी पे ऑफ करना है और उसी मनी से मैंने मज़ीद प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो सिंपल इज़ दैट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ताल्लुक अल्टीमेट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। या डिफरेंट ऑथर्स की कुछ डेफिनेशन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू JM Massey, financial management is operational activity of business that responsible for obtaining and effective utilization of funds necessary for efficient operations. Number 2, according to the Harvard and Upton, financial management is the application of planning and controlling function of finance function. Number 3, according to the Gutman and Doggle, business finance can be broadly defined as the activity concerned with planning, raising, controlling, administrating of fund used in business. जैसे हमने स्टार्ट में एक बात की थी, इन तीनों डेफिनेशन में आपको वही चीज़ नज़र आएगी कि हमने कहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 कीवर्ड्स हैं। एक बुक कीपिंग हो गई, रिकॉर्डिंग जिसको अकाउंटिंग हम कहते हैं, जनरल लेजर जो हम डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा मैनेजमेंट में क्या आता है, उसकी प्लानिंग, उसकी कंट्रोलिंग, उसकी डायरेक्टिंग और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उस फाइनेंस की मैनेजमेंट का। अब हम फाइनेंस के फंक्शन की तरफ आएंगे। अभी हमने सारा फाइनेंस का मीनिंग और स्कोप को डिस्कस किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो फाइनेंस फंक्शंस है। द फाइनेंस फंक्शन इज ए कंसर्न विद द फाइनेंस ऑफ प्रोक्योरिंग फंड्स। अब प्रोक्योरिंग फंड्स का मतलब क्या है कि फाइनेंस मैनेजर का काम ये है कि उसने फंड्स जनरेट करने हैं। अगर कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो बैंक से लोन लेगा। अब लोन किस तरह लेगा? फॉर एग्जांपल अगर बैंक से 1 मिलियन लोन लेता है, उसे पता है कि इस पर हमने मार्कअप पे करना है 13%। अब वो कॉस्ट एनालिसिस करेगा उस फंड की लोनिंग का कि अगर मुझे 1 मिलियन पे 13% लोन पे करना है तो इट मीन्स ये 1 मिलियन मैं ले रहा हूँ, उसमें मैं क्या ऐसी प्रोडक्शन करूँ कि मुझे एटलीस्ट अपनी कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट अर्न हो। तो डेफिनेटली वो तब वो लोन अवेल करेगा कि अगर उसको 20% जाके बच रहा हो, ताकि 2-3% उसकी कॉस्ट ऑफ फंड निकल जाएगी, 13% वो बैंक को देगा और 2-3% उस 1 मिलियन पे वो कमा लेगा। Investing them into profitable project and distributing return earned from those investment. Thus finance function is included. ये कुछ उसके फंक्शंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि किन एवेन्यूज में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो रिस्क का लेवल है वो मैक्सिमम होता है, हायर होता है कि कल को आपको लॉस ना हो जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उस रिस्क लेवल को कम करती है, और अगर रिस्क लेवल 0 पे आए तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? द डिसीजन इज आल्सो नोन एज ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इट इज कंसर्न विद एवल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। द रिटर्न्स फ्रॉम दोज प्रपोजल आर एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। थ्रू एवल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज मेड एज रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से सेकेंडली क्या, अब आपका इन्वेस्टमेंट तो आपने एवेन्यू तो सिलेक्ट कर लिया, अब आपका फाइनेंशियल डिसीजन है कि हमने इस एवेन्यू पे कितना, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू इन्वेस्ट इन दैट एवेन्यू।
Financial decision. This decision is concerned with the choosing the source of finance. Major issue involved here is to determine the proportion of equity, कि मैंने अपने सरमाए में से कितना पोर्शन जो है इन्वेस्ट करना है, एंड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर की बेसिकली क्या है, वो आपका जो है बेसिकली इक्विटी और डेट का कंबो है. इक्विटी प्लस डेट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. नंबर 3, डिविडेंड डिसीजन. पहले फेज में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. दूसरे फेज में हमने डिसीजन ये लिया फाइनेंस मैनेजर ने कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. अब तीसरा डिसीजन ये, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था उससे जो हमें प्रॉफिट अर्न हुआ, अब उस प्रॉफिट में से हमने कितना पोर्शन अपने स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड क्या होता है, वो जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं. इट इज रिलेटेड टू विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. द फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड what portion of earning is to be retained and what proportion is to be distributed. कि मैंने कंपनी में कितना पैसा रखना है और कितना पोर्शन मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने स्टेक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को. वेदर डिविडेंड शुड बी पेड इन ए कैश और इन अदर फॉर्म. द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म इज क्रिटिकल इज टू इट्स सक्सेस एज इट्स इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स. अब वो डिसाइड ये करते हैं क्या हमने कंपनी ने जो है वो शेयर्स की सूरत में देना, समटाइम ये अपना कैश की सूरत में भी दे देते हैं. नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इट इज एन इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. आप फाइनेंस को कभी भी किसी बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, यानी कि ये इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन नहीं है. मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस है उसका ब्लड है फाइनेंस. नंबर 2, इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैंने भी पहले भी अपनी गुफ्तगू में बात जिक्र की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये आपको डे टू डे करना पड़ता है, वीकली करना पड़ता है, मंथली करना पड़ता है. क्योंकि हमने पहले ही जब हम इसके कीवर्ड्स के डेफिनेशन बयान कर रहे थे तो हमने जिक्र किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ताल्लुक पास्ट ट्रांजेक्शन से होता है, रिकॉर्ड कीपिंग से होता है, बुक कीपिंग से होता है, जबकि मैनेजमेंट में आप फ्यूचर डिसीजन लेते हैं. तो लिहाजा जब हम फ्यूचर डिसीजन लेते हैं तो वो ये इसलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इट इज सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द फाइनेंस फंक्शन, दैट इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, जो अभी हमने 3 डिस्कस किए पहले. हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. किसी भी इदारे की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के 3 रूल्स होते हैं, 3 किस्म की मैनेजमेंट होती हैं, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट. नॉर्मली कहीं कहीं ये स्लैब किसी कंपनी में डिफरेंट 5 लेयर्स में भी होता है और नॉर्मली ये 3 लेयर्स में होता है. तो वो उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होता है जब ये स्टैट्स आते हैं कि हमने इतना पैसा लास्ट ईयर 2019 में हमने इतना पैसा इन्वेस्ट इस सेक्टर में किया था, ये प्रॉफिट अर्न किया था. तो जो स्टैट्स हैं या स्टैटिस्टिक्स हैं वो उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि हमने फर्दर किस एवेन्यू में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. आया हमने अपने HR डिपार्टमेंट में उनको लर्निंग एंड ट्रेनिंग देनी है, आया हमने सेल्स एंड मार्केटिंग को बेहतर करना है, आया हमने एडमिन को बेहतर करना है. तो हर कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है कि कंपनी का कौन सा पार्ट जो है उसको अगर वीक है तो उसको स्ट्रेंथन देनी है, किसकी ट्रेनिंग करनी है, किसकी लर्निंग की ज़रूरत है, कहाँ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कहाँ प्रिक्योरमेंट की ज़रूरत है, कहाँ सप्लाईज़ की ज़रूरत है, ताकि बिजनेस की कंटिन्यूटी रहे, एग्जीक्यूशन रहे और प्रोडक्शन बेहतर हो और प्रॉफिट अर्न हो, उसमें फिर पूरी कंपनी के तमाम स्टाफ का फायदा. इट्स हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. जो इसके फार्मूलाज हैं वो रेशोज, हम जब रेशो एनालिसिस की तरफ आएंगे, ये परफॉर्मेंस का बताता है कि बेसिकली प्रॉफिट क्या है. प्रॉफिट आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करता है. एक शख्स ने अगर 1 मिलियन इन्वेस्ट किया था, 10% अर्न किया, तो उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस 10% है. फॉर एग्जांपल एक शख्स ने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया, उसने 20% अगर अर्न किया, दैट मीन्स उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस बेहतर थी, उसका डिसीजन बेहतर था. इट इज़ परवेसिव. ऑल ऑफ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल नीड टू मैनेज फाइनेंस. जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटीज़ होती हैं, इसमें सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप अकाउंट वो होते हैं, एंटिटी होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है. इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो अभी मैं इनका थोड़ा सा स्लाइडली सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. सोल प्रोप्राइटर से मुराद होता है वाहिद मलकियती कारोबार, जिसमें एक सोल ऑनर होता है या सोल प्रोप्राइटर होता है. फॉर एग्जांपल अली इंटरप्राइजेस, उसका मालिक मिस्टर अली हैं, वो सोल ऑनर हैं उसके और वो 100% शेयर के मालिक हैं. पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान होती है, 2 से लेकर 20 तक, मतलब 2 से 20 लोगों के दरमियान हो सकते हैं. अगर 20 से ज़्यादा हो तो SCCP का रूल है कि वो उसको पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड डिक्लेयर करेंगे. तो पार्टनरशिप में 2 चीज़ें होती हैं, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है.
अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप वो होती है जो रजिस्टर्ड फर्म से रजिस्टर्ड ना हो। एक दो तीन दोस्त मिलके या स्टूडेंट्स मिलके वो कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन वो उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते, रजिस्टर्ड नहीं करते, तो उसको हम कहेंगे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। हाँ, वो आपस में लीगलाइज करने के लिए कि कल को कोई पार्टनर विड्रॉल करता है या एग्जिट करता है या कोई एंट्री होती है या डेजोल्यूशन ऑफ फर्म होती है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो 500 के स्टाम्प पेपर, डेथ स्टाम्प पे एक पार्टनरशिप डीड बनवा लेता है, ताकि कल को कोई मसला हो, हमारे आपस में कोई तनाज़ा खड़ा हो, तो उस पार्टनरशिप डीड के बेस पे हम जाके कोर्ट में अपने शेयर्स को डिमांड कर सकें। अदरवाइज अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की बात करें तो रजिस्टर्ड फर्म के पास रजिस्टर्ड होती है, उसमें तमाम पार्टनर्स का डिटेल, उनका बायोडाटा और उनके शेयर्स मेंशन होते हैं, और उनका तमाम रेशो मेंशन होती है कि प्रॉफिट और लॉस रेशो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या होगी, रिस्क शेयरिंग रेशो क्या होगी। उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ गई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनमें थोड़ा स्लाइटली सा फर्क है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें तमाम डायरेक्टर्स का अपना कैपिटल इन्वॉल्व होता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक चीज़ ये होती है कि 10-12 लोग हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनका अपना पैसा तो है ही है, लेकिन उन्होंने पब्लिक से भी पैसा लिया हुआ है, जो मार्केट में जैसे शेयर्स बेचते हैं, IPOs इशू होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर वो करते हैं, जैसे एंग्रो है, OGDCL है, PSO है, शेल है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनको ह्यूज लेवल पे फाइनेंसिंग चाहिए, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो कंपनी इतना पैसा अपने जनरेट नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स दे देती है और शेयर्स के बिहाफ पर उनसे पैसा ले लेती है, और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उससे पैसे से जो प्रॉफिट अर्न करती है साल बाद, तो वो डिविडेंड की शक्ल में उनको देती है। जैसे हमने पहले जिक्र किया था, डिविडेंड कैश फॉर्म में भी हो सकता है और वो शेयर्स की यूनिट की फॉर्म में भी हो सकता है। इट हैज़ वाइड स्कोप, चूँकि फाइनेंस जो है बेसिकली इसका ब्रॉडर स्कोप है, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के तहत चलती रहती है, और आपने डिसीजंस लेने होते हैं। बेसिकली ये काम डिसीजन मेकिंग का है कि आप देखते हैं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट कैसा है, फाइनेंशियल मैनेजर क्या डिसीजन ले रहा है, और ये फाइनेंस हर शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में इन्वॉल्व है, इसलिए इसका स्कोप बहुत वाइडर है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। Financial management subsystem is an organization which has to coordinate with other subsystem such as production, marketing, following the scope of the financial management। जैसे हमने अपनी गुफ्तगू में पहले जिक्र किया था कि कोई इदारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट अर्न करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मैंने कितना पोर्शन कस्टमर को पास ऑन करना है, स्टेक होल्डर्स को देना है या शेयर होल्डर्स को देना है, और कितना पैसा अपनी कंपनी में। तो वहाँ पे उनका एक पर्पज़ ये भी होता है कि हमने अपने HR को किस तरह बेहतर करना है, हमने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह बेहतर करना है, उनको स्किल्स को कैसे बेहतर करना है, उनकी टेक्निक्स को कैसे बेहतर करना है, प्रोडक्शन टेक्निक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए। तो फिर वो इदारा जो अपना प्रॉफिट अर्न करता है, उस प्रॉफिट में से उन पर इन्वेस्टमेंट करता है। नंबर 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इनका आपस में कोरिलेशन है। इकोनॉमिक्स कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द ग्रेट रेलेवेंस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई, cost theory, production theory are very useful for any financial manager. In the same way, macroeconomics concept of the inflation, per capita income, aggregate demand, aggregate supply are also useful for finance manager. अच्छा, हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के साथ इसका बड़ा कोरिलेशन है। तो इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जुज़वी माशियात, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कुल्ली माशियात। जुज़वी माशियात में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल की उसकी नीड की, वांट या डिमांड को मेजर कर रहे होते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम नेशनल लेवल पे किसी मुल्क की पर कैपिटा इनकम कितनी है, किसी मुल्क की नेशनल इनकम कितनी है, यानी कि हम जब कलेक्टिवली चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, जब किसी इंडिविजुअल की बात हम करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। यहाँ दो लफ्ज़ यूज़ हुए इकोनॉमिक्स के हवाले से कि डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली डिमांड क्या है, डिमांड ड्राइव हुआ है 3 वर्ड से। सबसे पहले ये होता है डिमांड की डेफिनेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, ताकि आपको जब डिमांड समझ आ जाएगा तो फिर आपको फाइनेंस की नीड भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले होता है वांट। वांट का मतलब है चाहना। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैंने चेयर बाय करनी है, खरीदनी है, तो ये उसकी चाहत है। वांट कन्वर्ट होती है डिमांड में। अब वांट से पहले एक चीज़ है, वो है नीड। तो लिहाजा नीड क्या है कि आया मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी है, तो नीड कन्वर्ट होती है वांट में, वांट कन्वर्ट होती है डिमांड में।
तो ये बेसिकली दो चीज़ें होंगी, एक है विल टू परचेज, एक है पावर टू परचेज। जब मैंने बात की नीड की तो विल टू परचेज, कि मैं एक चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, तो नीड किसे कहते हैं? नीड कहते हैं डेप्रिवेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का ना होना नीड है। तो आपकी इंडिविजुअल नीड्स भी हैं, आपकी फिजिकल नीड्स भी हैं। तो नीड कन्वर्ट होती है वांट में, वांट कन्वर्ट होती है डिमांड में। अब इस डिमांड में दो चीज़ें आ गई, विल टू परचेज, पावर टू परचेज। जब मैंने पावर टू परचेज की बात की, विल का मतलब तो है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं चीज़ खरीद लूँ, मैंने कोई मोबाइल खरीदना है, मैंने कोई लैपटॉप खरीदना है, मैंने कोई मोटर बाइक खरीदनी है, मैंने कोई गाड़ी खरीदनी है, यहाँ तक मेरी चीज़ चाहत में आ रही है वांट, उसको खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए, वो है पावर टू परचेज। पावर टू परचेज का मतलब क्या हुआ? वही बात आ गई फाइनेंस की। तो आपको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, डिमांड तक जाने के लिए भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजन अबाउट फ्यूचर। वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ताल्लुक फ्यूचर से है। हम फ्यूचर में देखते हैं कि हमें कितना अर्न करना है, हमने कितना प्रॉफिट रेशियो रखनी है, हमने कॉस्ट प्रोडक्शन क्या करनी है, हमने प्रोडक्शन का लेवल कितना रखना है, हमारी मार्केटिंग स्किल्स क्या होंगी, हमने सेल फोर्स कितनी रखनी है, ये सारा फ्यूचर पे बेस करता है। A finance manager has to make decision about future. The accounting record are based for future decision on the basis of which future decision are being made. Extensive analysis of historical accounting information is made for future decision. Cost and management accounting provide useful accounting data to finance manager. ये सारी चीज़ें भी हमने आपको डिस्कस की, बता दी। नंबर 3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तमाम सब्जेक्ट से ये इंटरलिंक है, इकोनॉमिक्स से भी इंटरलिंक है, अकाउंटिंग से भी इंटरलिंक है, मैथमेटिक्स से भी इंटरलिंक है, क्योंकि इसमें हम जब आगे फ्यूचर में हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि आज मेरे पास जो पैसा है 100 रुपया, तो उसकी आज क्या कदर है और फ्यूचर में उसकी कदर क्या होगी। तो जिस तरह मेजरमेंट के लिए हम डॉलर भी यूज़ करते हैं, आज से अगर 10 साल पहले हम बात करें तो डॉलर अगर 50 रुपीज़ का, तो आज डॉलर 160 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हुई है, डिफ्लेट हुई है, कम हुई है, कि पहले हमें सिर्फ 50 रुपये से $1 मिलता था, अब हमें 160 रुपये या 170 रुपये से $1 मिलता है। तो इसका मतलब हमारी करेंसी डिक्रीज़ हुई है, उसकी वैल्यू कम हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स को हम डिस्कस करते हैं। Finance function make up of various statistical mathematical tools and techniques, time value of money, discounting and compounding। हम डिस्काउंट्स करते हैं, लोन्स पे डिस्काउंटिंग होती है, इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग होती है, इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी होती है, ये जो हम खास तौर पर इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के शोबे से होता है। Are widely used in capital budgeting and working capital management. Nowadays, the modern techniques of the econometrics are being used in the decision making along with the correlation, regression and other ways. अब correlation और regression का ताल्लुक जो है वो बेसिकली वो स्टैट्स है। फर्दर क्या है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी को एग्जीक्यूट करने में, बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में, बिजनेस की लाइफ को स्ट्रेंथ देने में। क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर मार्केटिंग टीम अच्छी है तो डेफिनेटली उसकी सेल्स भी अच्छी होगी, जब सेल्स अच्छी होंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक भी हैं और कोरिलेट भी हैं। मार्केटिंग मैनेजर मेक्स वेरियस मार्केटिंग डिसीजन, दे फ्रेम प्लान्स अकॉर्डिंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट मिक्स। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 4 P's भी कहते हैं, इसको मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं, जो कि बेस करती है प्राइस पे, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्शन पे और प्लेस पे। इसका जो 4th P है वो प्लेस है। They also make decision about market segmenting, targeting, positioning, choice and length of distribution channel. Finance manager work with the marketing manager on the most suitable plan and allocate need of funds. Thus, marketing and financial manager are related to each other. अब फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, वो मार्केटिंग मैनेजर के साथ डिस्कस करता है और उसको फंड एलोकेट करता है कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के लिए हमें इतना फंड अवेलेबल होगा और इसको हम इसी फंड के अंदर हमने मार्केटिंग करनी है, जिसको मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं या मार्केटिंग एक्सपेंस कहते हैं। फिर वो ये एनालिसिस भी करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल में मार्केटिंग वालों को मैंने फंड एलोकेट कर दिया 2 मिलियन का एडवर्टीजमेंट के लिए, उन्हें पेट्रोलिंग चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो 1 मिलियन अगर मैंने एक्सपेंस किया तो उस मार्केटिंग करने से मेरी सेल्स में कितना इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं बेसिकली क्या करती हैं, ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का 40% जो
शेयर है वो मार्केटिंग पे लगाती हैं। जितने मेडिकल रैप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं किसी भी रिनाउंड क्लिनिक पे चले जाएं डॉक्टर के पास, तो वहाँ लाइन लगी होती है मेडिकल रैप्स की, ठीक है। वो इंसेंटिव ऑफर कर रहे होते हैं, वो सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को अट्रैक्शन देने के लिए क्या करते हैं कि हम आपको, आप हमारा टारगेट पूरा कर दें, यह मेडिसिन आप लिखें पेशेंट्स को, तो हम आपको सिंगापुर का टूर दे देंगे, थाईलैंड का टूर दे देंगे, दुबई का टूर दे देंगे। तो बेसिकली ये क्या मार्केटिंग टूर है, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो। नंबर 5, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स सबसे बेसिक एलिमेंट है। HR डिपार्टमेंट प्रोवाइड personnel to all department of firm. A finance manager has to take a decision about the requirement and allocation of the fund for requirement, selection, training, development, manpower in the organization. जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि मेन चीज़ ये होती है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आपने किस तरह उसकी टेक्निकल स्किल्स को एनहांस करना है, किस तरह रिक्रूटिंग करनी है, उनकी जॉबिंग कैसे होगी, स्टाफिंग क्या होगी। सबसे पहले फिल्टर लगता है कि आपने अप्रोप्रिएट बंदा अप्रोप्रिएट काम के लिए सिलेक्ट करना है। अगर आप सही ह्यूमन रिसोर्स हायर करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो है आउटकम भी उसका बेहतर आएगा। फिर उसको अपने ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो उसकी डेवलपमेंट करता है, उसकी स्किल्स को डेवलप करता है, और वो फिर जाके आपका एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो आपको अच्छी आउटपुट देता है। Thus, a finance manager in close contact with the HR manager for such decision and effective decision are related to the manpower cannot be taken if both departments do not work harmony with each other. हारमोनी मीन मतलब हम आएंगे, जब तक फाइनेंस मैनेजर में और HR मैनेजर में हारमोनी नहीं होगी तो लोग किस तरह, मिसाल तौर पर जिस तरह मुख्तलिफ आपने फैक्ट्री में सुना होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पे चलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्राइक पे चलेगी। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि HR मैनेजर की और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की हारमोनी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जहाँ हारमोनी अंडरस्टैंडिंग होती है तो फाइनेंस मैनेजर भी ठीक चल रहा होता है, आगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी अपने जो है डाउन द लाइन जो डेली वेजेस हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो उनके बाकी लेबर फोर्स होती है उसको सही ड्राइव करके चलता है और काम चलता रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयर टू अंडरटेक प्रोडक्शन, दीज इंक्लूड लैंड, लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार हमारे बेसिकली ये भी इकोनॉमिक्स से ताल्लुक़ रखता है। मैंने पहले बताया कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसा साइंस सब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं साइंस सब्जेक्ट भी और आर्ट सब्जेक्ट भी, क्योंकि इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट इंटरलिंक है। जैसे हमने डिस्कस किया स्टैट के पोर्शन इसमें आया था, कोरिलेशन रिलेशन की चीज़ें इसमें आएंगी, फार्मूलाज आ जाते हैं, मैथमेटिक्स को भी इसमें इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, इसमें इकोनॉमिक्स की भी एप्लीकेशन आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स भी इसमें आ जाता है, मार्केटिंग भी आ जाती है, अकाउंटिंग भी आ जाती है। तो बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है इस लिहाज से, क्योंकि जहाँ डिसीजन मेकिंग होगी तो डिसीजन मेकिंग में ये तमाम चीज़ें बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं। All these requirements returned into the form of the rent, wages and profit. All these payments are sanctioned by the finance department. अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी हमने बैकग्राउंड में देखा, हमने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझा, ये किन की वर्ड्स पे मुश्तमिल है, फिर हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा, फिर हमने इसके स्कोप को देखा, फिर इसकी बाकी सब्जेक्ट से हमने कोरिलेशन देखी। अब इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। It is essential to identify the objective of because of all effort of finance manager would be achieve that objective. Ultimately finance manager का objective क्या होता है? उसका objective एक ही है, profit maximization। बस फाइनेंस मैनेजमेंट में एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें आप लोग कि फाइनेंस मैनेजर का काम ये होता है कि मैंने एक पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरह प्रॉफिट को एक्सपेंड करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है। ये ऑब्जेक्टिव है। इसके पीछे भी जो फोर्सेस ड्राइव हैं उसको उसने मैनेज करना होता है, बैलेंस लेके चलना होता है, चाहे वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, HR का डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के जो अपना इंडिकेटर्स हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। द टू बेसिक ऑब्जेक्टिव आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब क्या हुआ, दो चीज़ें, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं प्रॉफिट मैंने बढ़ाना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने वेल्थ को अपनी बढ़ाना है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। प्रॉफिट का बढ़ाना ये कि मैं जो चीज़ सेल कर रहा हूँ वहाँ से मैं प्रॉफिट की रेशो बढ़ा रहा हूँ अपनी। वेल्थ मैनेजमेंट ये है कि मेरा अगर आज एसेट फॉर एग्जांपल 10 लाख के थे, साल बाद मेरा बिजनेस इतना एक्सपेंड हो तो वो एसेट मेरे 10 लाख के बजाय 20 लाख हो जाए, 30 लाख हो जाए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब मेरे एसेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मेरी वेल्थ बढ़ रही है, तो वेल्थ का बढ़ना है। और प्रॉफिट क्या है, वो यूनिट पे या प्रोडक्ट पे किसी चीज़ पे जो प्रॉफिट करना है। तो दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मेन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करते हैं। इट इज एम्प्लॉयड ऑब्जेक्टिव एंड एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनर्स हो, लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, हर कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग।
यानी कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। Every business activity started with the ultimate aim of making profit. Profit maximization objectives of financial management means that all financial decisions are made with a view to maximize profit of the firm with all its investment and saving. अच्छा, अब हम आगे चल के कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या चीज़ होती हैं, पैसा कहाँ से आता है, कैसे इन्वेस्ट होता है। अगर हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं। अब ये इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक्स क्या करते हैं, वो लोग जिनके पास सरप्लस मनी है या सेविंग है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, ये पूल मैनेजमेंट करती हैं। पूल मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो जो भी कंट्रीब्यूटर होता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा होता है, जो प्रीमियम दे रहा होता है, वो पूल मैनेजमेंट के तहत वो पूल में जाता है और फाइनेंस मैनेजर उस पूल में जितना पैसा इकट्ठा होता है उसको इन्वेस्ट करता है। उसको इन्वेस्ट करने के बाद उसका जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट उस पॉलिसी होल्डर को प्रॉफिट बैक एंड पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल 10 साल की, 15 साल या 20 साल की लेता है तो वो कह देता है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, 5 ईयर तक विड्रॉ नहीं करेंगे, 5 ईयर तक आपकी इन्वेस्टमेंट पूल मैनेजमेंट होगी। 5 ईयर से पहले अगर आप हमसे डिमांड करें तो आपको जीरो प्रिंसिपल मिलेगा। हाँ, 5 ईयर के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट आपको मिल सकती है। इवन दो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये भी होती हैं कि वो आपको लोनिंग भी कर देती हैं आपकी कैपिटल का, प्रिंसिपल अमाउंट का ना, प्रीमियम का। इस तरह बैंक क्या करते हैं, तमाम वो पब्लिक या तमाम वो लोग जिनके पास स्पेयर पैसा तो बैंक में अकाउंट खुलवा के पैसा सेव कर लेते हैं। बैंक उस पैसे से आगे इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब दो चीज़ें होंगी, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से बैंक अर्न करता है, जो प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट में से वो अपनी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो पहले अलग कर लेता है। बाकी जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में अकॉर्डिंग टू द रेशो वो अपने कस्टमर को प्रॉफिट देता है। अगर 50-50 की रेशो थी तो 50-50 के हिसाब से वो अपना 50% प्रॉफिट जो है वो अपना इक्विटी में ले जाएगा और 50% वो कस्टमर को दे देगा। 60-40 थी तो 60-40 के हिसाब से रेशो हो जाएगी। दिस ऑब्जेक्टिव हेल्प्स भैया टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। तो लिहाजा किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी का अंदाज़ा या परफॉर्मेंस का अंदाज़ा किस वजह से लगाया जाता है, उसके प्रॉफिट साइज से। तो इसका मतलब ये हो कि हमारा ये एक टूल है कि हमने किसी बिजनेस को देखना हो कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देख लीजिए जाए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें फेवरेबल हैं, कुछ अनफेवरेबल होती हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे फेवरेबल आर्गूमेंट फॉर द प्रॉफिट मैनेजेशन ऑब्जेक्टिव, रैशनैलिटी। इट इज़ रैशनल दैट एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज अंडरटेकन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये एक तल्ख हकीकत है कि हर बिजनेस किसी भी लेवल पे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे वो कलेक्टिव लेवल पे या किसी कंपनी लेवल पे या फर्म लेवल पे, उसका अल्टीमेट पर्पस ये एक हकीकत है कि उसका पर्पस क्या है, उसने पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। इट इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी बात क्या है कि कोशिश ये होती है कि तमाम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज, राइट टाइम, राइट डिसीजन या राइट प्लेस पे राइट पर्सन का होना बड़ा जरूरी है। नंबर 3, इट मेजर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिसीजन एंड ऑपरेशंस। बिजनेस डिसीजन और उसके ऑपरेशन जो हैं वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं किसी बिजनेस की एग्जीक्यूशन में और प्रॉफिट अर्निंग में। वेदर द इम्प्लीमेंटेड डिसीजन वर गुड और बैड, वेदर द बिजनेस ऑपरेशन वर एफिशिएंट और नॉट, कुड बी नोन विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड। अगर किसी इदारे का प्रॉफिट सालाना फॉर एग्जाम्पल 10% है तो इसका मतलब है उसके बिजनेस डिसीजन ठीक थे और उसके ऑपरेशन भी ठीक थे। अगर कोई दूसरा बिजनेस का कंपेटिटर है उसको लॉस हो गया 5%, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बिजनेस ऑपरेशन अप्रोप्रिएट नहीं थे, उसके डिसीजन बेहतर नहीं थे। नंबर 4, प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे हमने पहले कहा कि प्रॉफिट बेसिकली मेन ब्लड है, मेन स्ट्रीम है किसी बिजनेस की। जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती रहेगी तो उसकी लाइफ का जो है स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, स्पैन बढ़ता जाएगा। जैसी लॉस मेकिंग की तरफ जाएगी तो एक वक्त आएगा वो कंपनी बैंकरप्सी की तरफ चली जाएगी, दिवालिया हो जाएगी और वो बिजनेस बंद हो जाएगा। माशरे में बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कारोबार करते हैं लेकिन प्रॉफिट ना होने की वजह लॉसेज होते हैं। कई होटल खोलते हैं, बंद हो जाते हैं, कई शॉप्स खोलती हैं, बंद हो जाती हैं। लोग कपड़े का कारोबार करते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, ब्रांड्स खोलते हैं, बंद हो जाते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड पे क्या चीज़ है? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर ठीक नहीं थे, उन्होंने एक मार्केट को रेट सही नहीं किया, इंडिकेटर्स ठीक नहीं थे, कॉस्टिंग सही नहीं की या प्रोडक्ट की चॉइस ठीक नहीं की। तो ये चीज़ है। Maximization of social benefit. Business enterprise could fulfill social responsibility obligation in the form of the social activities like health, education. It is possible only when the enterprises earn maximum profit. अब कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एरियल एक कंपनी है जो वॉशिंग पाउडर बनाती है। तो एरियल ने इसे हम कहते हैं CRS, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बकायदा एक सब्जेक्ट भी है, बहुत लंबा टॉपिक है, हल्का सा मैं उसको आपको हिंट यहाँ पे देता चलूँ
कि ये बेसिकली क्या होता है, जो कंपनियां अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है वो कुछ फिर माशरे को लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर रही होती है। जैसे आपको याद होगा कि एरियल ने एक दफ़ा अनवर मसूद के साथ भी एक बड़ा ऐड चलाया आज से कुछ अर्सा पहले, और वसीम अकरम को भी उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लिया कि आप एरियल बाय करें तो उसके 10 रुपीज़ हम डोनेट करेंगे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए या पेशेंट्स के लिए या अपना फ्लड इफेक्टिव जो हैं जल्द से मुतासरीन के लिए। तो वो उनके मुख्तलिफ सोशल काज थे, जिस तरह कोक का था कि कोक का बाय करें तो उसके लिए मतलब मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ करती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कि आप हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करें, इस प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट है उसका इतना पोर्शन जो है सोशली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, उनकी हेल्थ बेनिफिट के लिए, एजुकेशन के लिए। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द एंटरप्राइज अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तभी मुमकिन है जब कोई कंपनी प्रॉफिट में होगी। प्रॉफिट में होगी तो कैसे वो उसको एक्सपेक्टेशन से मीट कर पाएगी। प्रॉफिट रिड्यूस रिस्क ऑफ बिजनेस। जब भी कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो इसका मतलब है, मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि जब आप इन्वेस्टमेंट जा रहे हो तो आप हर रिस्क पे होते हैं, 100% रिस्क पे होते हैं। और जो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, ऑपरेशंस को बेहतर करते हैं, स्किल्स को बेहतर करते हैं, मार्केटिंग को बेहतर करते हैं, तो आप जब प्रॉफिट की तरफ आते हो वो रिस्क लेवल आपका जीरो पे आ जाता है। जब तक कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो रिस्क लेवल आपका मिनिमम होता जाता है। जब कंपनी ब्रेक इवन पे आ जाती है तो इसका मतलब आपका रिस्क लेवल स्टार्ट हो गया, और जब आप लॉस की तरफ जाते हैं तो इट्स मीन्स कि आप दिवाली की तरफ जा रहे हैं। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि बिजनेस के रिस्क को मिनिमाइज करता है। अनफेवरेबल चीज़ें क्या है, इट इज़ ए वेग एंड एम्बिग्यूज। बहुत सी चीज़ें शकूक व शुबात पैदा करती हैं। द टर्म प्रॉफिट इज नॉट क्लियर। कैसे? इट हैज़ नॉट डिफाइंड प्रिसाइसली एंड एक्यूरेटली वेदर इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। हम जनरली अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बगैर हमें प्रॉफिट का अंदाज़ा नहीं होता। आपको इदारा है वो अर्न कर रहा है तो उसकी अगर इनकम साइज़ जो है हमारे टैक्स ला के मुताबिक उसकी इनकम साइज़ अगर ज़्यादा है पर ईयर तो उस पर टैक्स अप्लाई होगा। अच्छा, अब टैक्स अप्लाई होगा तो पहले टैक्सेबल पेएबल इनकम देखी जाएगी, फिर उसके बाद देखेंगे उस पर टैक्स अप्लाई होने के बाद उसके नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना था, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना था, तो और उसका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना था। तो यहाँ पे ये चीज़ें तभी होंगी जब वहाँ पे CFO मौजूद होगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट मौजूद होगा। उससे पहले आपको नेट प्रॉफिट का जो है वो अंदाज़ा नहीं हो पाता। इट इग्नोर्स टाइम द वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि राइट टाइम राइट डिसीजन। आज जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, या आज जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी। तो ये चीज़ बिफोर टाइम जज करना थोड़ी सी एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। इट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बिगर इज बेटर। क्योंकि हम जब फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशंस को लेकर चल रहे होते हैं, हम एक एक्सपेक्टेशंस के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमने ये करना और रिजल्ट ये हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉफिट भी क्लियर नहीं होता क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक जहन में आइडिया होता है कि हम इतना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैंने सोचा कि मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ कि यार इसमें मुझे 20% प्रॉफिट होगा, हो सकता है 20% प्रॉफिट ना हो। जब एट एक्चुअल वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो और आफ्टर एक टाइम टेन्योर के बाद हम उसको चेक करें 3 महीने या 6 महीने बाद पता चलता हम 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एम्बिग्यूस होती हैं क्योंकि जब आप फ्यूचर की बात करते हैं सारी चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस पे चल रही होती है। तो इट इज़ नॉट मस्ट कि वो चीज़ अकॉर्डिंग टू योर आइडिया हो जाए। समटाइम क्लिक भी कर जाती है। आपने एक्सपेक्ट किया था मैं 10% प्रॉफिट अर्न करूँगा, हो सकता है 12% 15% भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है इकोनॉमिक कंडीशन पे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, सिचुएशन पे। अब जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से बिजनेस कितना फ्लम्प आ चुका है। तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन जिन्होंने उस वक्त की थी, बजटिंग की होगी आज से मार्च से पहले, जो मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, तो वो सारी जो है उनकी वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हुई और चीज़ें जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। इट इग्नोर्स द टाइम ऑफ मनी, हमने डिस्कस करें। इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर। जैसे आज से 6 महीने पहले जिसने प्लानिंग की थी, इन्वेस्टमेंट की होगी मिलियंस ऑफ रुपीज़, उसको तो नहीं पता कि कोविड आ जाएगा। तो वो इंडिकेटर कब कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ नहीं पता होता। तो ये चीज़ें आपको फिर रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करना पड़ता है। इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एंड कंज्यूमर। ये भी एक थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट है कि आप अपनी प्रॉफिट अर्निंग की तरफ जब जाना चाहते हैं तो आप फिर लोगों को एक्सप्लॉइट कर, आप अपनी पावर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप वर्कर्स को 8 से 10 घंटे काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। उनकी जो है इंटरप्राइज़ को चाहती है कि मेरा प्रॉफिट अर्न हो, डबल ड्यूटी करवा देते हैं। डबल ड्यूटी करवाते हैं तो आप उनको जो पर आवर जो पे कर रहे होते हैं वो उतना नहीं कर रहे जितना वो काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बात है कि ये एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाती है कि आप लोगों के हकूक़ को सलब करने की तरफ चले जाते हैं। इट लीड्स टू अनएथिकल, करप्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब
हाँ, बहुत से हमारे माशरे में करप्शन तो बहुत ज़्यादा है। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं, आपको पता उन्होंने अपने लॉयर्स रखे हुए होते हैं, टैक्स लॉयर्स रखे होते हैं। वो कोशिश उनकी क्या होती है बेसिकली इनकम टैक्स लॉयर की, वो कहते हैं कि अब हम किसी तरीके से भी कंपनी का प्रॉफिट कम शो कर दें, प्रॉफिट कम शो करेंगे तो हम जनाब साहब उसको हमें टैक्स कम करना पे करना पड़ेगा। तो वो बुक्स में फिर रद्द-बदल इस किस्म के डाटा करते हैं कि जनाब साहब ताकि हमें इनकम हम कम शो करें। अब उसका कुछ प्रैक्टिस ये भी होते हैं कि कोई एक इदारा है, फॉर एग्जाम्पल उसने एक ट्रस्ट बना दिया। अब जब ट्रस्ट बना दिया तो ट्रस्ट बेसिकली इसलिए बना दिया कि हमने चैरिटी कर रहे हैं, हम हमारा जो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे हम। अब जैसे मुल्तान की अगर हम एग्जांपल दें, अब 3 स्टार हौजरी जो है मुल्तान का किसी दौर में इसका हौजरी का बड़ा नाम था और बहुत ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट हुआ करती थी, टेक्सटाइल वगैरह, टेक्सटाइल में टी शर्ट्स वगैरह और ये बाकी आपके वेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बनती थी। तो इन्होंने बख्तावर अमीन ट्रस्ट बनाया। अब वो क्या बेसिकली क्या था, वो प्रॉफिट मैक्सिमम था इनका, बहुत मैक्सिमम लेवल पे था। तो उसको उन्होंने मिटिगेट करने के लिए जी हमने जी चैरिटी इदारा की है तो हमारे यहाँ कॉस्ट हो रही है, अब हमारे बजटिंग जो हमारा इतना पोर्शन प्रॉफिट कम लोगों की वेलफेयर के लिए, जो हमने बात की थी एज अ कॉर्पोरेट कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। तो उस सूरत में उसको कम करके अपने प्रॉफिट में कम टैक्स देते हैं, इनके वो टैक्स सविजन कर रहे होते हैं। दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट अर्निंग के बाद जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की हम बात करते हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या था कि आपके एसेट जो है उनको एसेट को एक्सपेंड करना, एसेट को ज़्यादा हो जाना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो नोन वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। दिस ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइज अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग। वेल्थ मींस वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। हमने पहले बात की कि वेल्थ क्या है, जो शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा दिया है वो आपकी वेल्थ, उसको आप चाहते हैं एक्सपेंड करें। जब आप प्रॉफिट भी होती है तो लोग आपके शेयर भी ज़्यादा खरीदते हैं कंपनी के। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इज डिटरमाइंड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसको हम बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हम शेयर्स मार्केट में ऑफर करते हैं। वेल्थ इज आल्सो सिग्निफिकेंट नेट एनपीवी विच इज डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। In this way, wealth maximization objectives consider time value of money and assign different values to cash inflow according to the different point of time. So, investment should be made in the such way maximize net present values to shareholder. अब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जब जाते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं तो वो अपने शेयर्स भी मार्केट में ज़्यादा फेंकती हैं। जब ज़्यादा मार्केट में शेयर्स देती हैं, आईपीओ से अनाउंस करती हैं, तो लोग उनकी प्रॉफिट अर्निंग की वजह से उनके शेयर्स खरीदते हैं। जब शेयर्स खरीदते हैं तो वो पैसा चला जाता है कंपनी के पास और उनके पास शेयर होल्डर सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब होता यह है कि वो जब उनके पास फाइनेंस चला गया, डेफिनेटली उनका कैपिटल साइज बढ़ गया और इनकी वेल्थ बढ़ गई, उनकी इक्विटी बढ़ गई। उस इक्विटी के बढ़ने से क्या होता है, वो वास्ट लेवल पे फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करके अर्न करने के बाद जो उनके स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर से उनको डिविडेंड देते हैं। अब यहाँ पे भी वही जिस तरह हमने अभी आर्गूमेंट की है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ, तो इसी तरह कुछ आर्गूमेंट हैं जो डिसएडवांटेज क्या है वेल्थ मैनेजमेंट के कि इट इज़ सुपीरियर। हम एक बात करते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट जो है बेसिकली या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ना, ये बेसिकली कैपिटलाइजेशन की तरफ चली जाती है। इकोनॉमिक्स में आपने शायद सुना हो या पढ़ा हो कि 3 किस्म के सिस्टम होते हैं, एक कैपिटलिज्म है, एक इस्लामिकिज्म है, एक सोशलिज्म है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है वेल्थ, क्योंकि इंसान में कुदरती सी बात है कि लालच है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, उसकी फितरत में है। लेकिन हमारा दीन इस चीज़ की जो है वो मुखालफत करता है। हमारा दीन चैरिटी की तरफ जाता है। अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं कि सदकात और खैरात ये आपकी इनकम को बढ़ाते हैं और बरकत पैदा करते हैं। सूरह बकरा में आयत नंबर वर्स हमारा आई थिंक 282 है, वहलुल बि वरहमुर रिबा, कि अल्लाह ताला ने तजारत को हलाल करार दिया और सूद से मना फरमाया। तो तीसरा पॉइंट है कंसिडर वैल्यू मनी। वही बात जो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हवाले से बात की थी कि वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। रिस्क लेवल वेल्थ मैनेजमेंट में क्या है कि इसमें हायर रिस्क होता है। इसी तरह वो पावर्स एक्सप्लॉइट होती हैं, रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन नहीं होती और इकनॉमिक कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब होती है और इंटरेस्ट रेट ऑफ सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज़ें थी इसमें, आर्गूमेंट अनफेवरेबल थी। थैंक यू सर।